Hello students, so today we will discuss a new topic of Unit 8 Thermodynamics, that is adiabatic process. इससे प्रीवियस वीडियो लेक्चर में हमने कौन से प्रोसेस के बारे में पढ़ा था? आइसोथर्मल प्रोसेस के बारे में। साथ ही साथ हमने उसकी इक्वेशन भी पढ़ी थी। थर्ड थिंग, हमने फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के अकॉर्डिंग आइसोथर्मल प्रोसेस की इक्वेशन भी वहाँ पे पढ़ी थी कि क्या निकल के आएगी। उसके साथ साथ हमने वहाँ पे कुछ कंडीशंस पढ़ी थी कि किन कंडीशंस को फॉलो करके हम वहाँ पे आइसोथर्मल प्रोसेस टेक प्लेस करवा सकते हैं। ओके, नाउ आज के लिए जो हमारे पास टॉपिक है वो है एडियाबैटिक प्रोसेस। और सिमिलरली जैसे हमने किसके लिए पढ़ा था आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए, वैसे ही कंडीशंस हमें किसके लिए पढ़नी है, एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए पढ़नी है। सो व्हाट इज़ एडियाबैटिक प्रोसेस? एडियाबैटिक प्रोसेस वो प्रोसेस होता है जिसमें प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर किसी भी सिस्टम का चेंज हो जाता है, लेकिन देयर इज़ नो एक्सचेंज ऑफ हीट बिटवीन द सिस्टम एंड द सराउंडिंग। इट मीन्स अगर हमारे पास कोई भी सिस्टम है और उस पर्टिकुलर सिस्टम में एडियाबैटिक प्रोसेस टेक प्लेस हो रहा है, तो उस केस में क्या होगा, पीवीटी थर्मोडायनेमिक्स वेरिएबल, प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर तो चेंज हो जाएंगे, लेकिन कोई भी हीट एक्सचेंज नहीं हो पाएगा सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में। मतलब ना ही हीट गेन होगा, ना ही हीट लॉस होगा। ओके, तो ऐसे टाइप के प्रोसेस को हम यहाँ पे क्या कहते हैं, एडियाबैटिक प्रोसेस। और इससे प्रीवियस वीडियोज़ में मैंने आपको एडियाबैटिक वॉल के भी बारे में पढ़ाया था। एडियाबैटिक वॉल कैसी वॉल होती है? एक ऐसी वॉल जिसमें कोई भी हीट एक्सचेंज टेक प्लेस नहीं होता है। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम बात करें कि एडियाबैटिक प्रोसेस करने के लिए कंडीशंस क्या होती है, तो आपको जस्ट किसकी जो हमने पढ़ी थी आइसोथर्मल प्रोसेस की कंडीशन, उसको जस्ट रिवर्स कर देना है यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए कि जिस सिलेंडर में हमने वो परफेक्ट गैस ले रखी है, उस सिलेंडर की जो वॉल्स होनी चाहिए वो कैसी होनी चाहिए, इंसुलेटिंग होनी चाहिए, इंसुलेटिंग वॉल्स। इंसुलेटिंग का मतलब क्या होगा, देयर इज़ नो कंडक्शन बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग। अगर कंडक्शन होगा नहीं तो वहाँ पे क्या होगी, हीट एक्सचेंज टेक प्लेस होगा। हमें तो यहाँ पे हीट एक्सचेंज टेक प्लेस नहीं कराना है, तो इसके लिए आपको याद रखना है एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए जिस भी पर्टिकुलर सिलेंडर में गैस कंटेन हो रखी है उसकी वॉल कैसी होनी चाहिए, इंसुलेटेड वॉल्स होनी चाहिए, इंसुलेटिंग वॉल्स होनी चाहिए। ओके, सेकेंड थिंग, जो भी उस गैस में कंप्रेशन या एक्सपेंशन होगा वो कैसा होना चाहिए, वेरी क्विकली होना चाहिए। इट मीन्स गैस का कंप्रेशन, और अगर हम उसका वॉल्यूम अगर इंक्रीज कर रहे हैं मतलब एक्सपेंशन कर रहे हैं, तो वो जो प्रोसेस होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, बिल्कुल फास्ट होना चाहिए। वाइल हमने किस केस में, इन केस ऑफ किस में पढ़ा था हमने आइसोथर्मल प्रोसेस में, उसमें क्या होता था, जो भी ये प्रोसेस टेक प्लेस होता था वो बहुत ही स्लोली होता था, लेकिन इस केस में क्या है, ये प्रोसेस क्विकली टेक प्लेस होगा एंड जो भी सिलेंडर की वॉल्स होंगी वो क्या होंगी, इंसुलेटिंग होगी। नाउ नेक्स्ट आता है यहाँ पे इक्वेशन ऑफ एन एडियाबैटिक प्रोसेस। अब जैसे हमने उसमें आइसोथर्मल प्रोसेस में डिराइव करी थी इक्वेशन, यहाँ पे हमें वो इक्वेशन डिराइव नहीं करनी है, हमें सिर्फ वो इक्वेशन को लर्न करना है, क्योंकि वो आपके सिलेबस में उसका डेरिवेशन नहीं है। तो आपको यहाँ पे पता ही है कि थर्मोडायनेमिक्स वेरिएबल्स पी वी टी तीनों की तीनों यहाँ पे वेरी कर रहे हैं, तो हमारे पास यहाँ पे इनके जो पेयर्स बनेंगे वो 3 पेयर्स बनेंगे इक्वेशन के। तो सबसे पहला हम पेयर देख लेते हैं पी और वी का। तो पहली जो इसकी इक्वेशन है वो है पी वी की पावर गामा इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट। P मीन्स प्रेशर एंड V मीन्स वॉल्यूम ऑफ गैस। और इसमें जो इसकी पावर गामा है इसको एक्चुअली क्या बोलते हैं, याद होगा, ये किसका रेशियो होता है, Cp और Cv का रेशियो। Cp मीन्स मोलर स्पेसिफिक हीट and C at constant pressure and CV means molar specific heat at constant volume। इन दोनों का जो रेशियो होता है उसको हम क्या कहते हैं, यहाँ पे गामा कहते हैं। ठीक है, और यहाँ पे PV की पावर गामा इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट, इसकी है पहली इक्वेशन। अब अगर मुझे इसको ऐसे में लिखना है कि जैसे अगर हमारे पास इनिशियल प्रेशर, इनिशियल वॉल्यूम एंड जब वो प्रोसेस टेक प्लेस हो रहा है एडियाबैटिक प्रोसेस में, फाइनल प्रेशर, फाइनल वॉल्यूम के टर्म्स में इस इक्वेशन को लिखना है, तो आप सभी को पता है कैसे लिखना है, P1 V1 गामा इज इक्वल्स टू P2 V2 गामा, इस तरीके से लिखा जाता है। ओके, तो हमें इक्वेशन कौन सी याद रखनी है, ये वाली PV की पावर गामा इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट। नाउ सेकेंड इक्वेशन आपको कौन सी याद रखनी है, किसके बीच में रिलेशन,
T एंड V के बीच में रिलेशन, मतलब टेम्परेचर एंड वॉल्यूम के बीच में रिलेशन। सो T V की पावर गामा -1 इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट। इसकी डेरिवेशन नहीं है आपके कोर्स में, ओनली आपको इक्वेशन याद करनी है। तो अगर हमारे पास ये इक्वेशन दे रखी है, इसको हमें दो अलग अलग टर्म्स में, मतलब इनिशियल टेम्परेचर, फाइनल टेम्परेचर, इनिशियल वॉल्यूम, फाइनल वॉल्यूम, किसके, ड्यूरिंग एडियाबैटिक प्रोसेस के। तो अगर हमें वो इक्वेशन लिखनी है तो कैसे लिखेंगे, T1 V1 गामा -1 इज इक्वल्स टू T2 V2 की पावर गामा -1, इस तरीके से लिखी जाएगी इक्वेशन। ओके, लेकिन आपको जो इक्वेशन मेन याद रखनी है वो याद रखनी है ये वाली, T V की पावर गामा -1 इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट। नाउ नेक्स्ट आती है हमारे पास थर्ड इक्वेशन। अब इसमें कौन सा पेयर छूटा है, P और T का पेयर, इट मीन्स प्रेशर और टेम्परेचर। तो आपको ये इक्वेशन याद रखनी है, P की पावर कौन सी, गामा -1 अपॉन T की पावर गामा इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट। तीसरी इक्वेशन ये है, P की पावर गामा -1 अपॉन T की पावर गामा इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट। याद करने का तरीका क्या है, अगर आपने ये दोनों इक्वेशन याद कर लिए तो आपको सिर्फ ये याद रखना है कि जब हम यहाँ पे इनका रेशियो लिखेंगे या फिर इनकी इक्वेशन लिखेंगे, इनका रिलेशन लिखेंगे P और T का, तो जो भी इनके V's की पावर है वो आपस में इंटरचेंज हो जाएगी। मतलब जो T के V की, मतलब T के साथ जो वॉल्यूम आ रहा है उसकी पावर P के ऊपर आ जाएगी, और जो यहाँ पे अगर हम T की पावर देख रहे हैं वो P के जो साथ में वॉल्यूम है उसकी पावर उसके साथ आ जाएगी। सो इनका रेशियो इज इक्वल्स टू क्या होगा यहाँ पे, कांस्टेंट। तो ये तीन इक्वेशन है किसकी, एडियाबैटिक प्रोसेस की, जो आपको याद रहनी चाहिए। ना नेक्स्ट हम चलते हैं कि अगर मुझे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स लगाना है एडियाबैटिक प्रोसेस में, तो तब यहाँ पे क्या इक्वेशन निकल के आती है। सो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स अप्लाई टू एडियाबैटिक प्रोसेस। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या बोलता है, अगर हम किसी सिस्टम में डी क्यू अमाउंट ऑफ हीट प्रोवाइड कराएं तो उस केस में वो हीट जो है कुछ पार्ट उसका इंटरनल एनर्जी इंक्रीज करने में यूज़ होता है, और जो रिमेनिंग पार्ट होता है वो उसके वर्क डन, मतलब या तो एक्सपेंशन करने में यूज़ होता है, जिसको हम PdV लिखते हैं। ओके, तो अगर मैं यहाँ पे बात करूँ फॉर एडियाबैटिक प्रोसेस, इसमें क्या चीज़ कांस्टेंट रहती है, हीट कांस्टेंट रहती है। बताया था ना, एडियाबैटिक प्रोसेस में हीट कांस्टेंट रहती है। तो इट मीन्स जब यहाँ पे Q कांस्टेंट होगा तो जो चेंज इन हीट, मतलब जो dQ होगा वो क्या होगा, यहाँ पे 0 होगा। नाउ पुट दिस वैल्यू इन दिस इक्वेशन, जो हमारे पास निकल के आएगी du के बदले 0 इज इक्वल्स टू du प्लस PdV। और इसको हम अच्छे से लिख सकते हैं किस तरीके से, ये PdV अपनी जगह पे रहेगा और du को जब इधर लेके चले जाएंगे तो वो किसका हो जाएगा, माइनस का du। ओके, और अच्छे से लिखेंगे तो PdV इज इक्वल्स टू माइनस का du। इसका मतलब क्या है, इससे क्या रिलेशन निकल के आ रहा है, हम यहाँ से रिलेशन निकाल सकते हैं। पहला कि अगर कहीं पे कोई पर्टिकुलर सिस्टम एडियाबैटिक एक्सपेंशन में जा रहा है, ठीक है, कोई पर्टिकुलर सिस्टम में जो गैस है उसका अगर हम एडियाबैटिक एक्सपेंशन कर रहे हैं, कैसा एक्सपेंशन, एडियाबैटिक एक्सपेंशन, तो उस केस में एक्सपेंशन में तो आपको पता ही है dV क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। लेकिन जो du रहेगा आपको दिख रहा है, इंटरनल एनर्जी ऑफ दैट सिस्टम विल बी नेगेटिव। नेगेटिव का मतलब यहाँ पे क्या है, देयरफॉर इफ अ गैस एक्सपेंड्स एडियाबैटिकली इट्स इंटरनल एनर्जी विल डिक्रीज। नेगेटिव का मतलब क्या होगा, उसकी इंटरनल एनर्जी डिक्रीज आएगी। जब इंटरनल एनर्जी डिक्रीज होती है तो आपको पता है वो किसके साथ रिलेट करता है, टेम्परेचर के साथ, और टेम्परेचर डिक्रीज होगा तो इट मीन्स कि वहाँ पे वो जो गैस है वो कूल डाउन हो जाएगी। तो आपको याद रखना है, एडियाबैटिक एक्सपेंशन में अगर हम किसी गैस को एडियाबैटिकली एक्सपेंड करते हैं तो उस केस में उसकी इंटरनल एनर्जी डिक्रीज होगी और वो गैस क्या हो जाएगी, कूल डाउन हो जाएगी। सेकेंड, इसका जस्ट रिवर्स, एडियाबैटिक कंप्रेशन। अगर हम किसी पर्टिकुलर गैस का एडियाबैटिक कंप्रेशन करें तो उस केस में आपको पता है कंप्रेशन का मतलब वॉल्यूम वहाँ पे डिक्रीज होगा। वॉल्यूम डिक्रीज मतलब dV तो नेगेटिव होगा। अब जब dV नेगेटिव है तो देखिए अब साइन यहाँ पे रिवर्स हो जा रहा है, तो उस केस में du यहाँ पे क्या आएगा, पॉजिटिव का निकल के आएगा। du पॉजिटिव मतलब इंटरनल एनर्जी वहाँ पे क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी गैस की। जब इंटरनल एनर्जी इंक्रीज होगी तो टेम्परेचर इंक्रीज होगा, और जब टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो इट मीन्स वो जो गैस है वो हीट हो जाएगी, मतलब हीटेड, गैस विल गेट हीटेड।
ठीक है। तो यहाँ पे आ गया ये एडियाबैटिक कंप्रेशन का रिलेशन, किसके हिसाब से, जब हमने इस पे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स लगाया।